हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। और आज की इस क्लास में हम पिछली बातों को ही आगे बढ़ाएंगे और हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10 का अंग्रेजी का मॉडल पेपर जो राजस्थान सरकार ने अपनी साइट पर डाला हुआ है और जिसे हर कक्षा 10 के बच्चे को सॉल्व करना है, समझना है कि किस तरह का पैटर्न आगामी परीक्षा में आने वाला है। और आज हम कर रहे हैं सेक्शन डी। और यदि आप नए व्यूअर हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन सेक्शन डी। और सेक्शन डी के अंदर आपके क्वेश्चन नंबर 24, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स ऑन द गिवन विजुअल एड। तो ये जो 74 वाला जो क्वेश्चन आएगा, इसमें एक विजुअल एड आपके लिए आने वाला है और इस विजुअल एड को देख करके आपको एक पैराग्राफ जो है लिखना है और 75 वर्ड्स इसकी शब्द सीमा है। तो देखिए, ये एक पैराग्राफ है और यहाँ पर ये कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है। और इसके अथवा में, यानी इसमें अथवा में भी और में भी एक और जो है इसी तरह का एक पैराग्राफ है। दोनों में से आपको कोई एक करना है। जैसे आप देखिए, ये अथवा में और में क्या आया है, ये देखिए आप। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स ऑन द गिवन विजुअल एड। ये भी एक विजुअल एड है और विजुअल एड को देख करके ही आपको एक जो है पैराग्राफ का जो है कंस्ट्रक्शन करना है। और यहाँ पर इसका जो है एक दे रखा है और आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका एक टाइटल भी दे रखा है, स्टॉप चाइल्ड लेबर, इट्स क्रूअल, इट्स क्राइम। और इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये कुछ बच्चे हैं, एक कुछ मिट्टी खोद रहा है यहाँ पर, ये देखिए आप। और एक बच्चा जो है यहाँ पर ये मिट्टी को एक परात में भर करके कहीं ले जा रहा है। तो हम दोनों ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये रहा आपका आंसर। सेक्शन डी के अंदर ये क्वेश्चन आने वाले हैं विजुअल एड के। और सबसे पहले हम इसमें जो पहला वाला क्वेश्चन था उसको सॉल्व करेंगे। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स ऑन द गिवन विजुअल एड। अब ये जो विजुअल एड आया है उसके ऊपर हम एक पैराग्राफ का यहाँ पर निर्माण करने जा रहे हैं। तो ये रहा आपका आंसर। अब ये जो पिक्चर हमने देखी तो उसके ऊपर मैंने एक ये पैराग्राफ आपके लिए तैयार किया है और इसे आप आराम से अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इन द गिवन विजुअल एड इट इज़ शोन। इस विजुअल एड के अंदर ऐसा दिखाया गया है दैट एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। यानी एजुकेशन सफलता की कुंजी है। एजुकेशन एनेबल्स अस टू थिंक व्हाट इज़ गुड फॉर अस एंड व्हाट इज़ नॉट। यानी एजुकेशन ही हमको समर्थ बनाती है ये सोचने के लिए कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है और क्या चीज़ हमारे लिए बुरी है। इट लर्न्स अस रीजनिंग अगेंस्ट द इरेशनल। ये एजुकेशन ही है जो हमको इस बात को सिखाती है कि हम जो है तर्क के द्वारा सोचें, यानी तर्क के द्वारा ही निर्णय लें। ये हमको एजुकेशन ही सिखाती है। इट मेक्स अस ए गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। और एजुकेशन ही है जो हमको एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनाती है। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन डिपेंड्स ऑन एजुकेशन। किसी भी राष्ट्र की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, यानी किसी भी नेशन की यानी राष्ट्र की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जो आर्थिक वृद्धि होती है, वो भी एजुकेशन पर ही डिपेंड होती है, निर्भर होती है। इट मेक्स अस सेल्फ डिपेंडेंट। इसके अलावा एजुकेशन हमको आत्मनिर्भर बनाती है। अवेयरनेस अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज़। नई जो टेक्नोलॉजी है उनके बारे में जो हमारी जागरूकता है इज़ द रिज़ल्ट ऑफ एजुकेशन। ये जो जागरूकता है नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में वो भी एजुकेशन का ही परिणाम है। अब हम देखेंगे इसका अथवा वाला। अथवा में जो क्वेश्चन आया है, जैसा कि अथवा के अंदर ये क्वेश्चन आया है यहाँ पर, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स ऑन द गिवन विजुअल एड। स्टॉप चाइल्ड लेबर। यानी चाइल्ड लेबर, स्टॉप चाइल्ड लेबर के ऊपर ये आपको एक पैराग्राफ बनाना है अथवा में। तो इसका भी आंसर हम देखते हैं बच्चों।
तो हियर इज योर आंसर। द गिवन विजुअल इज अबाउट चाइल्ड लेबर। ये जो नीचे चित्र दे रखा है ये चाइल्ड लेबर के बारे में है, यानी बाल श्रम के बारे में ये चित्र है। चाइल्ड लेबर इज़ ए ह्यूमन राइट इशू। चाइल्ड लेबर अपने आप में मानव अधिकार का एक मामला है, ह्यूमन राइट इशू है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ट्राइड। भारत की सरकार ने कोशिश की है टू टेक सम स्टेप्स टू लेसन द प्रॉब्लम, यानी भारत सरकार ने कोशिश की है इस समस्या को कम करने के लिए ऑफ चाइल्ड लेबर, ये चाइल्ड लेबर की जो समस्या है इसको कम करने की कोशिश की है इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में, बाई इन्वोकिंग ए लॉ, एक नियम लागू करके, दैट मेक्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ, और इस नियम के अधीन यदि कोई एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है चिल्ड्रंस को बिलो 14, यानी 14 साल की उम्र के कम बच्चों को यदि काम में लगाया जाता है तो वो इलीगल है, यानी वो अवैध है, एक्सेप्ट इन फैमिली ओन्ड एंटरप्राइजेज। लेकिन फैमिली के अंदर उनका ये जो काम है, यानी ये जो कानून है वो दूसरी ही फर्मों के ऊपर लागू होता है। यदि फर्म स्वयं की है, बच्चे के माँ बाप की है, तो वहाँ ये नियम लागू नहीं होता। हाउएवर दिस लॉ इज रेयरली एडहेयर्ड टू ड्यू टू प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़। लेकिन ये जो कानून है वो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ के कारण पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। इट्स क्राइम इट्स क्रूअल, हालांकि हम मानते हैं कि एक अपराध है, इट्स क्रूअल, और ये बहुत ही हिंसक भी है। इट शुड बी स्टॉप्ड, और ये चाइल्ड लेबर रोका जाना चाहिए। तो आइए बच्चों हम अब हल करेंगे। तो आइए बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, और 25 ये रहा आपका क्वेश्चन। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजास विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी आपको आपकी टेक्स्ट बुक में जो पोएम्स हैं उनमें से कुछ स्टेंजा आपके लिए दिए जाते हैं, और 2 स्टेंजा आपके आने वाले हैं। उनमें से एक ही स्टेंजा का आपको सॉल्व करना है, अथवा में 2 स्टेंजा आएंगे 2 अलग अलग पोइम्स में से, उनमें से एक ही स्टेंजा का आपको आंसर लिखना है और इसका आपको एक्सप्लेनेशन करना है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पहला जो स्टेंजा है, द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग डज नथिंग, हैज़ नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव। यानी ये एक आपकी जो कविता है रिस्क, उसमें से ये स्टेंजा लिया गया है, और हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, आंसर देखेंगे, और इसको कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ, यानी संदर्भ सहित व्याख्या आपको इसमें करनी है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, और ये भी अथवा में है, 2 स्टेंजा है, उनमें से कोई सा एक आपको करना है। तो बच्चों ये देखिए, इसका हम सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए। तो ये है इसका सॉल्यूशन। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, और इसके अंदर हम थोड़ा सा संदर्भ इसका डालेंगे। तो संदर्भ में आपको ये लिखना है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, यानी ये आप लाइन बिल्कुल ध्यान से समझ लें। पोएम चाहे कोई सी भी हो, किसी का भी हमको एक्सप्लेनेशन करना हो, आप इसको इसी तरह शुरू करें, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, यानी इन लाइन्स ये जो लाइन आई है इनको पोएम में से लिया गया है। और पोएम के बाद में फिर आपको कौन सी पोएम में से लिया गया है उसका नाम लिखना है। जैसे ये जो स्टेंजा था आपका, ये आपको रिस्क नाम की पोएम में से लिया गया, तो उस पोएम का हमने नाम लिख दिया। और फिर रिटन बाई जेनेट रेंट, इसके अलावा इसके पोइट का भी आपको नाम लिखना है, कवि का भी नाम लिखना है, लेखक का नाम लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें लिखेंगे, इसके रेफरेंस के बारे में बात करेंगे, फिर उसके संदर्भ के बारे में बात करेंगे। दीज लाइन्स रिवील द ट्रूथ, इन लाइनों के अंदर इस जो ट्रूथ है उसको रिवील किया गया, जो सत्य है उसको दिखाया गया है। दैट देयर इज़ नो अचीवमेंट विदाउट टेकिंग रिस्क, यानी जीवन में बिना
रिस्क लिए किसी भी तरह की उपलब्धि हासिल हम नहीं कर सकते। इस बात को इस रिस्क नाम के इस स्टेंजा के द्वारा शो किया गया है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। Explanation: The poet says that man who does not take risk, poet ये कहता है कि कोई भी आदमी जो रिस्क नहीं लेता, कैन नॉट डू एनीथिंग, ऐसा आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। ही डज नथिंग, वो कुछ नहीं कर सकता। ही कैन नॉट गेट व्हाट ही वांट्स, वो जो कुछ भी चाहता है वो प्राप्त नहीं कर सकता। एंड ही बिकम्स नथिंग, वो कुछ भी नहीं बन सकता। सच पर्सन्स प्रोबेबली अवॉइड सफरिंग, हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेते हैं संभवतया वो आने वाले जो सफरिंग्स है, जो दुख हैं एंड शोरोज हैं, शायद उनसे बच जाएं। बट दे कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, लेकिन ऐसे व्यक्ति इस दुनिया को बदल नहीं सकते। दे कैन नॉट लर्न एनीथिंग, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नई चीज़ें सीख नहीं सकते। दे कैन नॉट फील, वे महसूस भी नहीं कर सकते। इसके अलावा दे कैन नॉट लव अदर्स, इसके अलावा ऐसे व्यक्ति दूसरे लोगों को लव भी नहीं कर सकते। दे कैन नॉट लिव देयर लाइव्स वेल, और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी भी नहीं सकते। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने इस बात को उजागर किया है कि रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। रिस्क लेकर के ही हम नई चीज़ें सीखते हैं। प्यारे बच्चों, कवि अपनी इस कविता के माध्यम से ये कहना चाहता है, तो प्यारे बच्चों, कवि अपनी इन लाइन्स के माध्यम से ये कहना चाहता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए रिस्क लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब अथवा के अंदर आपके जो लाइन आई है वो इस तरीके से है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस स्टेंजा को भी सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं स्टेंजा की, तो सबसे पहले आपको लिखना है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले हम इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, और उसमें जैसा कि पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था कि इस तरह आपको लिखना है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, और फिर पोएम का नाम लिखना है। जैसे ये स्टेंजा आया है माई गुड राइट हैंड नाम की कविता में से, और रिटन बाई चार्ल्स मकाय, और इसका जो लेखक है वो है चार्ल्स मकाय। तो ये दो चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। यानी आप सभी जितनी भी पोएम्स हैं उनको एक बार फौरी तौर से पढ़ लें, उनके नाम याद रख लें, उनके लेखक के नाम याद रखें, तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली परीक्षा में। और आगे देखिए, द पोइट डिस्क्राइब्स हिज पुअर कंडीशन। यहाँ पर इस लाइन के अंदर, यहाँ पर इस स्टेंजा के अंदर कवि जो है डिस्क्राइब करता है हिज पुअर कंडीशन, उसकी गरीब स्थिति के बारे में, एंड द बिहेवियर ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इसके अलावा कवि जो है यहाँ पर इन लाइनों के माध्यम से हमको ये बताता है कि उसके, जब वो गरीब हो गया तो उसके मित्रों का और उसके रिलेटिव्स का उसके प्रति व्यवहार किस तरह का था। ये चीज़ें इन लाइंस के द्वारा कवि ने बखूबी उजागर की है। तो यहाँ पर देखिए इसका ये एक्सप्लेनेशन, द पोइट डिस्क्राइब्स हिज टाइम, पोइट अपने उस समय को डिस्क्राइब करता है, उस समय का वर्णन करता है, व्हेन ही वाज इन डीप शोरो, जब वो अत्यधिक कष्ट में था, दुख में था, ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण। तो उस समय क्या किया उसने, ही ट्राइड टू फाइंड आउट समवन, उसने किसी एक ऐसे व्यक्ति की खोज की, ऐसे व्यक्ति की तलाश की, हु कुड हेल्प हिम, जो उसकी सहायता कर सके। बट ऑल हिज एंडीवर फॉर ए हेल्पफुल फ्रेंड, लेकिन किसी सहयोगी मित्र की जो उसकी तलाश थी, टर्नेड फ्रूटलेस, वो बेकार साबित हुई। यानी उसको कोई भी जो है ऐसा मित्र नहीं मिला, कोई भी ऐसा संबंधी नहीं मिला जो उसकी सहायता कर सके। हिज सो कॉल्ड फ्रेंड्स वर नॉट विलिंग टू हेल्प हिम, तो इसके जो मित्र थे, इनमें से किसी भी मित्र की उस कवि की सहायता करने की कहीं कोई इच्छा नहीं थी। बट दे गेव द पोइट ओनली गुड एडवाइस,
लेकिन ये जो उसके सो कॉल्ड मित्र थे, ये सिर्फ कवि को अच्छी अच्छी सलाहें ही देते थे एंड नो मनी। लेकिन सहायता के लिए धन के रूप में जो सहायता उन्हें देनी चाहिए थी उस वक्त, उससे वो लोग डरते थे। यानी किसी तरह का धन कवि की सहायता के लिए उन लोगों ने नहीं दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आपने देखा कि डी सेक्शन के अंदर हमारे कुछ पोएम्स के स्टेंजाज आए और उनमें से एक स्टेंजा आपको हल करना है और वो 5 नंबर का है। और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमको पोएम के जो स्टेंजाज आते हैं उनका किस तरीके से एक्सप्लेनेशन करना है। सबसे पहले तो आपको जो है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखना है और उसके बाद में उसको एक्सप्लेन करना है। अब हम बढ़ेंगे सेक्शन ई की तरफ और ये रहा आपका सेक्शन ई और इसमें है आपके क्वेश्चन नंबर 26, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका 6 नंबर का है। यानी आपके सामने यहाँ पर 3 पैराग्राफ दे रखे हैं, इन 3 पैराग्राफ में से कोई सा एक आपको करना है। ये बड़ी सुविधा आपको होने वाली है परीक्षा के अंदर। यानी क्वेश्चन नंबर जो 26 है उसमें आपके 3 ऑप्शन आने वाले हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी जो है मिल रही ये सुविधा कि आपके सामने अथवा में 2 ऑप्शन आपको अतिरिक्त मिल रहे हैं, तो तीनों में से कोई सा एक आपको करना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और ये सेक्शन ई के अंदर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम तीनों को ही हल करेंगे यहाँ पर, माय फेवरेट टीचर, इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी और लोकल फेयर। तो ये देखिए आपके आंसर्स। तो माय फेवरेट टीचर, सबसे पहले हम इस पे एक पैराग्राफ ड्राफ्ट करेंगे। तो ये रहा आपका पैराग्राफ। यानी आपको अपनी पसंद के किसी एक टीचर की छवि अपने दिमाग में रखनी है और उसके बारे में कुछ लाइनें आपको इसमें लिखनी है। जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। मिस्टर राजेश शर्मा इज़ माय फेवरेट टीचर। मिस्टर राजेश शर्मा मेरे फेवरेट टीचर हैं। ही टीचेज अस इंग्लिश, वो हमको अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ही इज़ ए जेंटिलमैन, वह एक जेंटिलमैन है। ही बिहेव्स वेरी फ्रेंडली विद अस, यानी वो हमारे साथ बहुत ही मित्रतापूर्वक बिहेव करते हैं। हिज मेथड्स ऑफ टीचिंग आर वेरी सिंपल एंड इफ़ेक्टिव, और उन टीचिंग का जो मेथड है उनका वो बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव है। ही गिव्स अस होमवर्क रेगुलरली, वो हमको जो है नियमित रूप से होमवर्क देते हैं। ही इज़ ए मैन ऑफ लेटर्स, वे एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। ही नेवर मिसेज हिज क्लास, कभी वो अपनी कक्षा को मिस नहीं करते। तो ये इस तरह की चीज़ें आपको एक टीचर के बारे में लिखनी है। ही इज़ वेरी पोलाइट एंड वेरी काइंड विद अस, वो हमारे साथ बहुत ही विनम्र और बहुत ही दयालु बने रहते हैं। ही इज़ ए मैन ऑफ आइडल्स, वो एक आदर्शवादी व्यक्ति हैं। ही इज़ ए मैन ऑफ आइडल्स, वो एक आदर्शवादी व्यक्ति हैं। एवरीवन लाइक्स हिम, और हर कोई उनको पसंद करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम जो है फेवरेट टीचर के ऊपर एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। अब जो अथवा में आपके क्वेश्चन आया था इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, तो यहाँ मैं इसका भी सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ, ये भी आप नोट कर लें। स्कूल लाइब्रेरी का महत्व, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए गुड लाइब्रेरी इन ए स्कूल, यानी स्कूल के अंदर एक अच्छी लाइब्रेरी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और एवरी स्कूल नीड्स ए लाइब्रेरी, हर स्कूल को एक लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है। इट इज़ ए प्लेस वेयर बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर केप्ट, ये वो जगह होती है जहाँ अलग अलग यानी डिफरेंट सब्जेक्ट की किताबें रखी जाती है। स्टूडेंट्स आर टू बी इशूड बुक्स ऑन वेरियस टॉपिक्स, विद्यार्थियों को अलग अलग टॉपिक की किताबें इशू की जाती है। एंड सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट की। स्टूडेंट्स कैन सिट एंड रीड बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, और विद्यार्थी भी स्कूल की लाइब्रेरी में बैठ करके किताबें और न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पुअर स्टूडेंट्स हु कैन नॉट बाई
कॉस्टली बुक्स, इसके अलावा जो गरीब विद्यार्थी होते हैं और जो महंगी किताबें नहीं पढ़ सकते, तो ऐसे विद्यार्थी कैन बोरो बुक्स फ्रॉम हियर। ऐसे विद्यार्थी स्कूल की लाइब्रेरी से किताबें उधार ले सकते हैं। और अब ये रहा आपका थर्ड वन इसी में से, ए लोकल फेयर। लोकल फेयर के ऊपर भी मैंने यहाँ पर एक सॉल्यूशन आपको दिया है। देयर इज़ ए फेमस टेम्पल ऑफ दुर्गा इन आवर विलेज। हमारे गांव में एक दुर्गा मैया का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ए लोकल फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड हियर। और एक लोकल फेयर वहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है, यानी आयोजित किया जाता है एवरी ईयर, हर साल, ऑन द ओकेजन ऑफ दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा के अवसर पर। इट इज़ हेल्ड इन एन ओपन फील्ड। और ये जो मेला है वो खुले मैदान में लगता है। मैनी स्मॉल शॉप्स आर इंस्टॉल्ड देयर इन टेंट्स। और बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें तंबुओं में वहाँ पर लग जाती है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फॉर द यूज़ ऑफ द विलेज पीपुल। अधिकांश जो चीज़ें यहाँ पर बिकने के लिए आती है वो विलेज पीपुल के लिए ही होती है, यानी गांव के लोगों के उपयोग की होती है। जैसे फार्मिंग आर्टिकल्स, टॉयज, स्वीट्स एंड केटल आर सोल्ड इन द फेयर। यानी विभिन्न तरह की चीज़ें, जैसे फार्मिंग आर्टिकल्स है, खेती के काम में आने वाले जो सामान हैं, इसके अलावा खिलौने हैं बच्चों के, स्वीट्स, इसके अलावा मिठाइयाँ और पशु भी इस मेले के अंदर बेचे जाते हैं। शॉप्स ऑफ स्नैक्स, चाट पकौड़ी एंड स्वीट्स आर आल्सो सीन इन द फेयर। और ये जो मेला लगता है इसमें विभिन्न तरह की खाने पीने की चीज़ें, मिठाई, चाट पकौड़ी और स्नैक्स की दुकानें भी दिखाई दे सकती हैं। देयर इज ए ग्रेट हसल ऑफ वीमन एंड चिल्ड्रन इज सीन नियर दीज शॉप्स। इसके अलावा इन दुकानों के आसपास, यानी ये जो मिठाई और चाट पकौड़ी की जो दुकानें हैं, इनके आसपास भारी संख्या में औरतें और बच्चों की भीड़ देखी जा सकती है। ब्लेजर्स एंजॉय द फीट्स ऑफ मिनी सर्कस इन द फेयर। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे सर्कस भी आ जाते हैं और गांव वाले सर्कस के करतबों को देख करके आनंद लेते हैं। दे हैव ए लॉट ऑफ फन। इसके अलावा गांव वाले मेले में बड़ा मज़ा करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर आपके जो 6 नंबर का है, एक पैराग्राफ आपको करना है, लेकिन आपके पास 3 यहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 टॉपिक आपको दिए जाएंगे। उनमें से जो भी आपको इजी लगे, जो भी अच्छा लगे, वो आपको सॉल्व करना है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27 और ये एक पत्र है। यू आर सुभाष लिविंग इन जयपुर। मान लीजिए आपका नाम सुभाष है, आप जयपुर में रहते हैं। योर फ्रेंड दिनेश हैज़ सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन हिज स्कूल इन 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। और तुम्हारे मित्र दिनेश ने जो कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा हुई है उसमें स्कूल में प्रथम रैंक हासिल किए। राइट ए लेटर कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस। तो उसकी सफलता पर एक बधाई पत्र आपको लिखना है। और ये अथवा में भी एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखिए आप। राइट एन ईमेल टू द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट राजस्थान। यानी आपको डायरेक्टर ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट राजस्थान को एक ईमेल लिखनी है टू सेंड यू द डिटेल्स अबाउट द कंप्यूटर कोर्सेज हिज इंस्टीट्यूशन रन्स। उनकी जो संस्था है और जो विभिन्न तरह के कंप्यूटर के कोर्स रन करती है, चलाती है, तो आपको उनकी डिटेल ईमेल के तो आपको उनकी डिटेल जो है ईमेल के माध्यम से पूछनी है। तो इस तरह ये आपको एक ईमेल यहाँ पर अथवा में दिया गया है। और ये थर्ड वाला एक और ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है। कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन आपका आने वाला है इसमें भी आपको 3 ऑप्शन यहाँ पर आएंगे। ये या तो आप एक पत्र लिखें या आप एक ईमेल लिखें, और अथवा में फिर ये एक और लेटर यहाँ पर है।
राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड सुनील टेलिंग हिम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा यानी योगा के महत्व के ऊपर एक पत्र आपको लिखना है अपने मित्र को, सुनील को, और उसको उस पत्र में इम्पोर्टेंस ऑफ योगा के बारे में बताना है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, जैसे यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स, और आप अपने पत्र के अंदर इनमें ये जो पॉइंट कुछ दे रखे हैं, कुछ हेल्पिंग लाइंस हैं ये आपके लिए, इन लाइनों का आप जो है अपने पत्र के अंदर जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, मेंटेन्स हेल्थ एंड फाइट्स फ्रॉम डिजीज़, कीप्स फिजिकली एंड मेंटली फिट, इंटरनेशनल योगा डे, रेगुलर प्रैक्टिस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है इसको भी हम हल करेंगे। ये जो 3 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं 27 के अंदर ऑप्शन में, इन तीनों को ही हम हल करेंगे। तीनों के ही सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए, और हम एक एक का यहाँ पर देखते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक लेटर राइटिंग की बात है, ईमेल राइटिंग की बात है, तो ये सारे के सारे तरीके कि किस तरह लेटर लिखा जाए, किस तरह ईमेल लिखा जाए, ये सारी चीज़ें मैंने मेरे चैनल पर डाली हुई हैं। आप इन सब को डिटेल रूप से समझने के लिए मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, और वहाँ आप सारी चीज़ें जो मैंने डाल रखी है आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर ही ऊपर ये जो है आपका एड्रेस लिखा जाता है लिखने वाले का। तो सबसे पहला आप एड्रेस लिखिए अपना, जैसे कि क्वेश्चन में आप बताया हुआ है कि यू आर सौरभ लिविंग इन जयपुर, यानी आप जयपुर के रहने वाले, तो आप अपने एड्रेस में जयपुर लिखेंगे। कोई भी एक काल्पनिक हमने जगह का नाम लिख दिया यहाँ पर, जैसे 125 आदर्श नगर जयपुर, और इसके ठीक नीचे आपको डेट डालनी है। और डेट डालने के बाद में फिर आप सैल्यूटेशन में लिखेंगे माय डियर दिनेश, यानी जब भी हम मित्र को पत्र लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, यदि मित्र का नाम है तो, कि भाई माय डियर दिनेश, हम दिनेश को लिख रहे हैं तो माय डियर दिनेश। मान लीजिए मित्र का नाम क्वेश्चन में नहीं है तो आप लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड। फिर आप शुरू करेंगे पत्र को, आई एम वेरी ग्लेड टू नो अबाउट योर सक्सेस इन बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी मुझे बहुत खुशी है ये जान करके कि बोर्ड की परीक्षा में तुम्हारी जो सफलता है, यानी बोर्ड की परीक्षा में जो तुमने सफलता प्राप्त की है, ये जान करके मुझे बहुत खुशी है। यू हैव सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन योर स्कूल, और आपने अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब चूंकि ये कॉन्ग्रेचुलेशन वाला लेटर है तो आप कॉन्ग्रेचुलेट करें अपने मित्र को। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर ग्रेट सक्सेस, मैं आपको आपकी इस महान सफलता के ऊपर बधाई देता हूँ। आई होप दैट यू विल डू बेटर इन फ्यूचर, और ये आशा करता हूँ कि भविष्य में आप इससे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इसके बाद में जब पत्र को ख़त्म किया जाता है तो ये कन्वे वाली लाइन आप याद रखें कि कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू द एल्डर्स, यानी अपने से बड़ों को, यानी घर में जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको मेरी तरफ से ढोक नमस्कार कहना, रिगार्ड यानी उनके प्रति मेरा सम्मान कहना। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू द एल्डर्स, यानी एल्डर्स को मेरी तरफ से ढोक नमस्कार कहना। कांग्रेचुलेटिंग यू वंस अगेन, एक बार फिर आपको बधाई देते हुए। योर सिंसियरली, मित्र को हमेशा सिंसियरली लिखते हैं, याद रखें। जब भी मित्र को पत्र लिखेंगे तो यहाँ जब हम सब्सक्रिप्शन करेंगे तो हमेशा क्या लिखेंगे, योर सिंसियरली या योर्स ट्रूली, और फिर आप अंत में अपने हस्ताक्षर कर देंगे, यानी अपना नाम यहाँ पर लिख देंगे सौरभ। जैसे आपका पत्र में नाम सौरभ था तो आप यहाँ पर लिखेंगे सौरभ। अब इसका सेकंड वाला जो है आया था ऑप्शन, वो हम करेंगे। ये एक ईमेल है और ईमेल को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक फॉर्मेट है ईमेल का, जो देख लें आप ध्यान से। यानी ईमेल में आपको इस तरह का एक फॉर्मेट बनाना है और ऊपर ही ऊपर आपको एक ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिखना है, टू, यानी इस तरह आपको कॉलम खींचने हैं। सबसे पहले टू, फिर सीसी, फिर सीसी, सब्जेक्ट और टेक्स्ट, इस तरह लिख देने हैं। इसके बाद में टू के सामने आपको एक ईमेल एड्रेस लिखना है।
अब वो ईमेल एड्रेस या तो क्वेश्चन में ही कोई दे रखा होगा, नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी तरफ से जिसको भी वो ईमेल लिखा जा रहा है उसका नाम लिख के और आप @gmail.com लिख दें। सीसी में आपको कुछ नहीं लिखना, बीसीसी में भी कुछ नहीं लिखना। फिर सब्जेक्ट आप इसका डाल दें, यानी किस बारे में बात हो रही है, किस लिए हम पत्र लिख रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको लिखना है टू सेंड द डिटेल्स अबाउट द कंप्यूटर कोर्स। यहाँ पर जो है कंप्यूटर कोर्स की डिटेल भेजने के बारे में बात हो रही है, तो यही हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब जब हम किसी अनजान व्यक्ति को पत्र लिखते हैं तो डियर सर का इस्तेमाल करते हैं। तो डियर सर, इट इज़ हम्बली रिक्वेस्टेड, बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन किया जाता है दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, कि मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। आई वांट टू गेट एडमिशन इन योर इंस्टीट्यूट, और मैं आपके इंस्टीट्यूट में यानी आपकी संस्था में एडमिशन लेना चाहता हूँ। इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू, आपकी बड़ी कृपा होगी इफ़ यू सेंड मी द डिटेल्स अबाउट द कंप्यूटर कोर्सेस, यानी आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप कंप्यूटर कोर्सेज की जानकारी योर इंस्टीट्यूशन रन, जो तुम्हारे इंस्टीट्यूशन जो है रन करते हैं, यानी तुम्हारे संस्था में जो कोर्स चल रहे हैं उनकी जानकारी यदि मुझे भेज दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। और अंत में जब हम सब्सक्रिप्शन करेंगे तो आप थैंक्स लिखें, और अनजान व्यक्तियों के लिए ये जो आपको सब्सक्रिप्शन करना है वो फेथफुल्ली से करना है, योर्स फेथफुल्ली। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मित्रों की बात हो तो आप लिखेंगे योर्स सिंसियरली, यदि हम अनजान व्यक्तियों की बात करेंगे तो हम लिखेंगे फेथफुली, योर्स फेथफुली। और यदि पत्र में आपका कोई नाम नहीं आया है तो XYZ आप यहाँ पर लिख दें। अब देखिए इसका थर्ड वन, यानी तीसरा वाला ऑप्शन, और यहाँ पर भी एक मित्र को पत्र लिखना है, सुनील को, और उसको इम्पोर्टेंस ऑफ योगा के बारे में आपको बताना है, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा के बारे में बताना है इस पत्र के द्वारा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम पत्र लिखेंगे मित्र को तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर अपना एड्रेस लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ये लिख दिया गया है 125 प्रताप नगर, गंगापुर सिटी। फिर डेट डालेंगे, ये डेट हमने डाल दी। और फिर ये सैल्यूटेशन, माय डियर सुनील, हम सुनील को पत्र लिख रहे हैं तो माय डियर सुनील, आई एम हेल एंड हार्टी हियर एंड होप द सेम फॉर यू, यानी मैं यहाँ पर ठीक ठाक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर ठीक होंगे। आगे चलिए इसमें देखेंगे आगे और क्या है। यू विल बी ग्लेड टू नो दैट आई हैव जॉइंड योगा क्लासेस, यानी आपको ये जान करके खुशी होगी कि मैंने योगा की क्लासें ज्वाइन कर ली है। योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि योगा हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इट मेंटेन्स हेल्थ एंड फाइट्स फ्रॉम डिजीजेज, यानी योगा जब हम करते हैं तो ये हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है, बनाए रखता है और हमारी बीमारियों से रक्षा भी करता है। इट कीप्स अस फिजिकली एंड मेंटली फिट, यानी ये जो योगा है हमको दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से फिट रखता है। सो वी शुड प्रैक्टिस योगा रेगुलरली, इसलिए हमको योगा की रोज़ जो है अभ्यास करना चाहिए। और ये इस तरह आपने सब्सक्रिप्शन कर दिया। जैसे मैंने पिछले लेटर में आपको बताया था कि जब भी हम मित्र को पत्र लिखेंगे तो ये लाइन इसमें और डाल देंगे, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू द एल्डर्स, और अंत में आप अपने सब्सक्रिप्शन में लिख दें योर सिंसियरली और अपना नाम। और यदि नाम पत्र में नहीं आया है क्वेश्चन वाले में तो XYZ वहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो वहाँ पर आप XYZ लिख सकते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये फाइनल क्वेश्चन है आपके पेपर का, क्वेश्चन नंबर 28। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ये यहाँ पर भी आपके 3 ऑप्शन आए हुए हैं, यानी इनमें से कोई सा एक आपको करना है। और ये क्वेश्चन भी 6 मार्क्स का है, यानी आपको जो है रोड सेफ्टी के ऊपर ये क्वेश्चन आता है अंतिम वाला। और इसमें भी आपके यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे, और यानी या तो आप कार पूलिंग के ऊपर पैराग्राफ लिखें, या फिर आप ड्रंकन ड्राइविंग के ऊपर पैराग्राफ लिखें, या फिर आप एडवांटेजेस ऑफ सेफ ड्राइविंग के ऊपर लिख सकते हैं। तीनों में से कोई सा एक जो आपको आता हो, जो आपको सरल लगता हो वो ही आप करें,
ये नहीं कि आप तीनों को ही कर दें, ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हम एक एक को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कार पूलिंग के ऊपर। तो ये कार पूलिंग क्या होती है, थोड़ी सी चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि कार पूलिंग का मतलब, यदि किसी जगह पर कुछ लोग जा रहे हैं और वो अलग अलग मोटरसाइकिल लेकर के, अपना अलग अलग वाहन लेकर के जाते हैं, तो बहुत सारा पेट्रोल बर्बाद होता है, अलग अलग लोगों को रिस्क भी लेनी पड़ती है। कारपूलिंग का मतलब, यदि एक ही गंतव्य तक बहुत सारे लोगों को जाना है और वो एक साथ एक ही वाहन में बैठ करके जाएं, तो उसको कहते हैं कारपूलिंग। यानी कारपूलिंग और कार शेयरिंग, इसको हम कार शेयरिंग भी कहते हैं। तो कारपूलिंग और कार शेयरिंग मीन्स, यानी कारपूलिंग या कार शेयरिंग का जो अर्थ होता है वो ये है दैट मोर देन वन पर्सन ट्रेवल्स इन ए कार। यानी एक कार में एक से ज़्यादा व्यक्ति बैठ कर के जब जो है यात्रा करते हैं, तो उसको हम कारपूलिंग कहते हैं। इट इज़ वेरी यूज़फुल मेथड ऑफ ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग का ये बहुत ही उपयोगी तरीका है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें होती है। इट रिड्यूसेस ईच पर्सनस ट्रैवल कॉस्ट। पहली चीज़ तो ये है कि हर व्यक्ति का, यानी प्रति व्यक्ति यात्रा का जो खर्चा है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। सच एज टोल्स, कोस्ट्स एंड फ्यूल। जैसे विभिन्न तरह के खर्चे होते हैं, जैसे ईंधन का खर्चा है, इसके अलावा टोल टैक्स भी हमको देने पड़ते हैं। तो वो अलग अलग कार में जाएंगे तो अलग अलग देने पड़ेंगे, एक कार में बैठ के जाते हैं तो एक ही बार देना पड़ेगा। इसके अलावा इट रिड्यूसेज, यानी सबसे इम्पोर्टेंट बात, इट रिड्यूसेस द स्ट्रेस ऑफ ड्राइविंग। यानी ड्राइविंग का भी एक स्ट्रेस होता है, दबाव होता है, तो ये भी कम होता है। इसके अलावा इट रिड्यूसेस एयर पॉल्यूशन। इसके अलावा जो एयर पॉल्यूशन है वो भी कम होता है। एक कार चलेगी तो कम पॉल्यूशन होगा, ज़्यादा चलेगी तो ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। तो एयर पॉल्यूशन भी रिड्यूस होता है, कम होता है। इसके अलावा कार्बन एमिशंस, यानी कार्बन उत्सर्जन भी यहाँ पर कम होता है। और इसके अलावा ट्रैफिक कॉन्गेशन, यानी सड़क के ऊपर जो दबाव है ट्रैफिक का, वो भी कम होता है ऑन द रोड्स। इसके अलावा ट्रैफिक कॉन्गेशन ऑन द रोड, यानी सड़कों के ऊपर वाहनों का जो दबाव है वो भी कम हो जाता है, यानी भीड़ भाड़ भी कम हो जाती है। सो वी शुड प्रेफर कार पूलिंग फॉर ट्रैवलिंग। इसलिए हमको ट्रैवलिंग के लिए कार पूलिंग प्रीफर करनी चाहिए, तरजीह देनी चाहिए हमको। अब देखिए आप ड्रंकन एंड ड्राइविंग के ऊपर। तो ये रहा आपका इसका सॉल्यूशन। ड्रंक ड्राइविंग इज़ एन अनफॉर्चुनेट रियलिटी। ये जो ड्रंक ड्राइविंग यानी शराब पी के गाड़ी चलाना बहुत ही दुर्भाग्यशाली वास्तविकता है, रियलिटी है, दैट एग्जिस्ट इन आवर वर्ल्ड टुडे। और ये जो चीज़ें हैं, ये हमारी आज की जो दुनिया है इसमें ये काफ़ी है। लोग जो है शराब पी करके गाड़ियाँ चलाते हैं, एंड कॉजेज मैनी एक्सीडेंट्स एंड ट्रेजेडीज ऑन द रोड। और इसका कारण ये होता है और इसका खमियाजा ये होता है कि सड़क के ऊपर बहुत सारी दुर्घटनाएं और दुखांतिकाएं हमको देखने को मिलती है। ड्राइवर्स शुड हैव देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर। ड्राइवरों को जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अपनी जिम्मेदारी को पहचाननी चाहिए, और टू मेक श्योर दैट दे आर सोबर एंड कैपेबल ऑफ ड्राइविंग टू देयर डेस्टिनेशन। और ये बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि वो सुरक्षित रूप से अपने डेस्टिनेशन तक ड्राइव करके ले जाएं, अपने गंतव्य स्थल तक सवारियों को सुरक्षित रूप से पहुंचाएं, सो दैट दे डोंट एंडेंजर द लाइव्स ऑफ अदर्स एज वेल एज देमसेल्व्स। जिससे कि न केवल ऐसे ड्राइवर लोगों का जीवन खतरे में नहीं डालें, और साथ में खुद को भी बचा के रखें। यानी ड्रंक ड्राइविंग, यदि शराब पी करके गाड़ी चलाना है, यदि शराब पी करके यदि कोई गाड़ी चलाता है तो वो न केवल अपने जीवन को खतरे में डालता है, बल्कि दूसरे लोगों के जीवन को भी एंडेंजर में डालता है, यानी खतरे में डालता है। अब देखेंगे नेक्स्ट वन इसी में। ये रहा आपका अथवा में आया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन।
एडवांटेजेस ऑफ सेफ ड्राइविंग यानी सुरक्षित ड्राइविंग के फ़ायदे। अब ये कौन कौन से फ़ायदे हैं यदि हम सुरक्षित रूप से ड्राइविंग करेंगे तो वो हमको यहाँ पर लिखने हैं। तो दे आर मैनी एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ सेफ और डिफेंसिव ड्राइविंग, यानी बहुत सारे फ़ायदे हैं सुरक्षित जो है ड्राइविंग के, यानी सुरक्षित ड्राइविंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे नंबर 1 आप देखिए, इट रिड्यूसेस ड्राइविंग रिस्क एंड एक्सीडेंट्स। पहली चीज़ तो ये है कि इससे ड्राइविंग की जो रिस्क है और जो एक्सीडेंट है वो कम होते हैं। इट इम्प्रूव्स योर ड्राइविंग स्किल्स, ये आपकी ड्राइविंग स्किल्स जो है यानी जो चलाने की, गाड़ी चलाने की जो दक्षता है उसको भी इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है। इसके अलावा इट कैन हेल्प यू अवॉइड एनी कैजुअलिटी ऑन द रोड। सबसे बड़ी बात ये कि आप सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाएंगे तो आप किसी भी रोड यानी रोड के ऊपर जो कैजुअलिटी होती है, जो दुर्घटनाएं होती है, उससे आप बचेंगे। इसके अलावा इट सेव्स फ्यूल कॉस्ट। सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाने का एक फ़ायदा ये है कि आपकी जो फ्यूल कॉस्ट है वो भी बचती है, यानी डीजल या पेट्रोल जो भी आपकी गाड़ी में है वो कम जलता है, कम खर्च होता है। आगे देखिए, इट कीप्स यू स्ट्रेस फ्री। आदमी जब आराम से गाड़ी चलाएगा तो स्ट्रेस फ्री भी रहेगा, उसके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होता है दिमाग पर। इसके अलावा इट रिड्यूसेस कार्बन एमिशंस एंड कीप्स द एनवायरनमेंट क्लीन। और सबसे बड़ी बात ये भी कि सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाने पर आपका जो वाहन है वो कार्बन एमिशन जो करता है, यानी जो कार्बन उत्सर्जन होता है वो भी कम होता है, यानी जहरीली गैसें और धुआं कम निकलती है, और इससे हमारा एनवायरनमेंट जो है क्लीन रहता है, स्वच्छ रहता है, यानी हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28 जो फाइनल क्वेश्चन था। और ये जो 28 नंबर वाला जो क्वेश्चन आने वाला है आपकी नेक्स्ट एग्ज़ाम में, ये रोड सेफ्टी के ऊपर आएगा। 6 नंबर का है ये भी, और इसमें भी आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से कोई सा एक आपको जो सबसे अच्छा और आसान लगे वो हल करना है। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह हमने इस पेपर को, ये जो मॉडल पेपर डाला गया था, इसको पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। हम समझ गए हैं कि किस तरह के पेपर आने वाले हैं। अब संबंधित क्वेश्चंस के सेट्स मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के आऊँगा एक एक करके, यानी हर टॉपिक के ऊपर, यानी हर क्वेश्चन के ऊपर जो संभावित क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए अगले वीडियोज़ में लेकर के आने वाला हूं। इसलिए बने रहें मेरे साथ, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।